बेसिकली योगा सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी तो है ही नहीं। राइट। योगा में क्या होता है कि हम आसन्स करते हैं, बट आसन्स में भी स्टेबिलिटी चाहिए, हमें उस मोमेंट में रहना पड़ता है, प्रेजेंट रहना पड़ता है। तो उस मोमेंट में आप प्रेजेंट कैसे रहोगे अगर आपका माइंड 100 जगह जा रहा है, अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं, तो आप योगा भी नहीं कर पाओगे। सो सबसे फर्स्ट स्टेप है जो मुझे पर्सनली लगता Namaskar, welcome to Beyond Belief podcast. Today we have a very special guest with us. Special because she is a yogini. That's right, a yogini. Avika Gupta, one of the founder of Anant Urja Safar, an organization dedicated towards promoting meditation at a very young age. They believe that meditation should be a habit in childhood, and they are advocating for implementation in various schools across the world. The mission has a conviction that children are the future of the nation and they want to inculcate the habit of meditation in them. Avika Gupta is a celebrity yoga trainer. She is an actor and fitness enthusiast. She has been practicing yoga from 5 years. She is an international certified yoga trainer and has been promoting yoga and other modalities to various people. She is a writer as well. Today's episode was one such episode wherein she talked about the creativity, how it is related to the acting, how is related to the yoga, and her journey towards starting Anant Urja Safar, her journey towards being in Mumbai and then going towards the Telugu industry. This podcast will be important for those people who want to understand the different modalities, yoga and meditation, and how these modalities have a positive impact on your life. So watch this episode. आविका जी, तो आपके बारे में एक बात सुनी है कि योगिनी आपको लोग बोलते हैं, तो योगिनी क्या होता है योगिनी? सो ऑब्वियसली मतलब जो योगा करता है वो योगिनी, ये बोलना बहुत ही नेव है. हाँ, इट्स मोर देन दैट, राइट? सो तो बेसिकली क्या है कि लोगों को लगता है कि जो ऑन द मैट जो योगा करते हैं दैट दे आर योगी एंड योगिनी, बट मुझे लगता है कि ऑफ द मैट भी एक योगा होता है जो हमें बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, यम नियम, दिस टाइप आर्ट जो अपने रूल्स होते हैं. जी, तो अगर आप उसको फॉलो करते रहोगे देन यू आर योगी और योगिनी. सो आई एम नॉट 100% योगिनी, बट हाँ आई डू योगा. यू आर ऑन पाथ ऑफ इट, या राइट? आई एम ऑन पाथ ऑफ दैट. या ओके. अनंत ऊर्जा के बारे में बताइए. अनंत ऊर्जा सफर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में थोड़ा बताइए. सो अनंत ऊर्जा सफ़र मीन्स इनफाइनाइट एनर्जी एंड सफ़र मीन्स जर्नी. तो ये कंपनी नहीं बोलूँगी इसको, ये एक जर्नी ही है जो मैंने मेरे भाई आयुष के साथ स्टार्ट की थी. तो उसने तो 10 साल की एज में ही मेडिटेशन, हीलिंग, रेकी एंड ऑल सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया था और मैं योगा करती थी. बट हम दोनों को एक टाइम पे ऐसा लगा कि अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके अगर हम कुछ स्टार्ट करते हैं दैट विल हेल्प आवर ओन सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो. People, yeah. तो फिर हम लोगों ने अनंत ऊर्जा नाम चूज़ किया कि इनफाइनाइट से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है एंड एनर्जी जो हमें चाहिए, तो उसको टुगेदर करके एक जर्नी स्टार्ट करी हमने, अनंत ऊर्जा सफ़र, जहाँ हम हीलिंग, योगा. तो अभी योगा क्या होता है कि हम लोग जनरल योगा करते ही हैं, घर पे भी करते हैं बहुत सारे लोग. Right. और योगा को ऐसी चीज़ बना दी गई है ना कि रिच क्लास में ही करते हैं लोग, या फिर मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं वो योगा क्लासेस में जाके कर लेते हैं. बट जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जिनको पता ही नहीं है कि वर्कआउट जैसी चीज़ होती क्या है, योगा क्या होता है, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था अंडर प्रिविलेज्ड जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उन लोगों के साथ में. तो उनको मालूम नहीं था कि क्या वर्कआउट है. हमने उनको बताया कि आप लोग घर पे चक्की चला रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, वाइपर कर रहे हो ना, तो ये एक तरीके का योग ही है. Right. आप अपना यू आर डूइंग 2 in 1 थिंग. तो वहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हो कि अब हम ऐसे लोगों तक पहुँचाएंगे इस सफ़र को जो घर बैठे भी कर सके इसको, जिन्हें फीस भरने की ज़रूरत ना हो, या फिर एक क्लास शो करते हैं ना कि ओ हम योगा कर रहे हैं, योगा का टाइट आउटफिट पहन के हम मैट लेके चल रहे हैं. तो वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल आई थिंक सोसाइटी में. तो हमने ट्रांसजेंडर्स के लिए, हमने CISF के लिए, ओल्ड एज पीपल के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत करी है.
तो ये जर्नी स्टार्ट करते 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 अभी हम लोग रिट्रीट्स करने लग गए हैं। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट रिट्रीट है अक्टूबर में नवरात्रि के टाइम पे, वाह, दैट इज़ इन परमार्थ निकेतन ऋषिकेश। ऋषिकेश, या तो वहाँ पे 4-5 दिन का रिट्रीट है और गंगा नदी के किनारे एक आश्रम का जो एम्बियंस होता है, मंत्र चैंटिंग, अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना, you know, everything that is a combined package. Right. I'll come to that. Yeah, please. But before that, I just want to ask कि आपने बोला कि आपके भाई की एज 8 साल की थी, 8 तब या से 10 उसने साल के start आप किया लोग थे, था। आप जब उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, आपने योगा स्टार्ट किया, तो उससे पहले आपने कभी कहीं सीखा है योगा के अपने आप? नहीं, योगा मैं पहले से करती थी, खुद से करती थी, तो मुझे इंटरेस्ट हुआ। मुझे जिम, वर्कआउट, डिफरेंट जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है ना, मुझे बहुत पसंद है। बट कुछ सालों पहले मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे सर्टिफाइड, मुझे लेना है, सर्टिफिकेट लेना है, मुझे प्रॉपर करना है। देन आई स्टार्टेड दैट। ओके। तो आपके भाई के बारे में बताइए। आपने बोला कि उनको 8 साल से ही मेडिटेशन में शौक था। ऐसा जनरली होता नहीं है, मतलब बहुत एज होने के बाद हमको ये चीज़ें पता चलती हैं, इनका इम्पोर्टेंस पता चलता है। एक्चुअली पता है, मतलब बचपन में ही पता चल जाना बहुत बड़ी बात होती है। और जब वो छोटा सा था तभी हम लोग थोड़ा मानते हैं रिलीजन और जो कुंडली एंड ऑल सब कुछ मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो हम लोग दिखाते हैं जब भी कोई बच्चा पैदा होता है। उन्होंने कहा था कि ये बहुत आगे जाएगा। अभी बहुत आगे जाएगा तो जनरली सबको अपने आप से उम्मीद होती है कि हम बहुत आगे जाने वाले हैं। बट वो छोटा था ना, तभी वो क्या बोलता था, मैं पूरे विश्व का कल्याण करूंगा, मैं पूरे विश्व का कल्याण करूंगा। उसके वीडियोज है। तो हमें समझ नहीं आता था कैसे, बट जब उसने धीरे धीरे भगवान के सामने आंख बंद करके बैठना स्टार्ट किया, तो मुझे भी उसका मतलब नहीं मालूम था, क्योंकि हम जनरली क्या, घर वाले सिखाते हाथ जोड़ के बैठो भगवान के सामने, प्रार्थना करो। तो वो बैठता था 10 मिनट 15 मिनट, वो बैठ रहा है एंड धीरे धीरे उसके अंदर की जो शैतानी थी ना, वो धीरे धीरे मैच्योर होता जा रहा था। एंड एक दिन हमें रेकी हीलर हैं गुरु हमारे, जो देवांग शुक्ला जी हैं, वो हमें मिले और उन्होंने उसको रेकी सिखाया, मुझे और उसे, हम दोनों को रेकी सिखाया। और उसके हाथों में इतनी एनर्जी थी कि वो जिसको हील करता था ना, वो 100% सही हो जाता था। तो उसने उसको ही अपना पाथ समझ लिया कि ये ही करना है मुझे। एंड देन फिर न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हाँ, वो एनर्जी जिसके हाथ में है ना, ही कैन डू। फिर वो डायरेक्टली टच भी करेगा ना, तो यू विल फील कि देयर इज समथिंग। सो डू यू बिलीव इन रीबर्थ? मतलब मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने बोला कि वो 8-10 साल में से उनको ये चीज़ें पता चल गई या करने लगे, तो वो अगर इतनी कम एज में किसी के पास ऐसी चीज़ें आ रही हैं या ऐसे पावर्स के बारे में पता चल रहा है, तो इट्स डेफिनेटली नॉट फ्रॉम दिस टाइमलाइन, राइट? इट हैज़ कम फ्रॉम सम अदर टाइमलाइन, सम अदर बर्थ में भी। तो उनके पास शायद उस बर्थ में वो पावर्स होंगी जो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करी। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप किसी एक लाइफ में कुछ पर्पस अचीव नहीं कर पाते हो, तो यू take a rebirth and do it in different birth, given that you remember that। अगर आपको वो चीज़ याद होती है, you know, बहुत लोग ऐसे होते हैं, रीबर्थ लेते हैं, फिर अगेन वो लूप में फंस जाते हैं, एंड बाय द टाइम दे आर यू नो अवेयर ऑफ दैट पर्पस जो उनका था, दे आर अबाउट टू डाई। और मैनी ऑफ देम दे डोंट इवन कम टू नो कि यार हमारा पर्पस क्या था, राइट? सो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? बट मुझे पर्सनली नहीं पता कि रीबर्थ होता है या नहीं होता है, हमने सिर्फ सुना है। और हमने वही सुना है जो किसी ने सुना होगा और किसी ने बोला, तो हम वही चीजें आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ ऐसा कुछ? मैंने रीबर्थ का एक्सपीरियंस नहीं किया, बट हाँ, मतलब आपके मेरे गुरुजी हैं, हाँ, जो उज्जैन में रहते हैं, तो मैं एक बार उनके पास बैठी हुई थी, तो उनके पास भृगु संहिता थी। तो उनको जस्ट मैंने बोला कि आप प्लीज बताइए मेरे बारे में, मुझे जानना है। तो उन्होंने मेरी कुंडली और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ टाइम है वो सब कुछ मैच करके भृगु संहिता में निकाला, और उन्होंने कहा कि दिस इज योर कुंडली, जो कि इसमें दिख रही है। एंड जब मैंने मैच किया, मैंने कहा ओह माय गॉड, ये तो एग्जैक्ट सेम है। और उसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई थी, दैट वाज रिलेटेड टू माय पास्ट। बट वो एक्सपीरियंस किया है मैंने, बट एक्चुअली में वो होता क्या है उसके बारे में मुझे और जानना है। क्यूरियोसिटी है। यस, ओके। सो और क्या था उस भृगु संहिता में? आपने बताया कि आपके गुरुजी ने दिखाया आपको कि, और क्या क्वेश्चंस थे आपके, आपने क्या पूछा उनसे? मतलब क्या होता है कि अगर इस लाइफ में आपके साथ कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आपका कोई ड्रीम है, राइट, फॉर एग्जांपल आपकी शादी नहीं हो रही है अभी तक,
तो उसमें अगर आपकी कुंडली मैच करी तो उसमें लिखा होगा कि आपने लास्ट अपने बर्थ में कुछ ये किया होगा जिसकी वजह से अभी तक आपकी शादी नहीं हो रही है, या आपका जो भी सपना है, आपको एक्टर बनना है, वो लेट क्यों हो रहा है, वॉट एवर। बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट हाँ, रहता है कि आपने पिछले जन्म में, आपने जो अभी बात की ना कि जी। आपने पिछले जन्म में क्या ऐसा किया है, वो हम हर मान लो 7 जन्म जो होते हैं या 7 से भी ज़्यादा जो भी जन्म होते हैं उसको अगर हम एक ही कंसिडर करते हैं कि एक ही है वो, तो आपने आज जो किया है ज़रूरी नहीं कि आपको वो उसका थोड़ी देर के बाद ही आउटपुट Result मिल मिल जाएगा, जाए। रिजल्ट मिल जाएगा। वो आप जब तक एग्जिस्ट करते हो तब तक आता जाता रहता है। ओके तो सेम वे लास्ट बर्थ में क्या हुआ उसका रिफ्लेक्शन आपको अब मिल रहा है, राइट या राइट आप अभी कुछ अच्छा करेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट आपका और बेटर हो जाए। करेक्ट करेक्ट। तो जब आप लोगों को अभी सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं योगा की, तो अगर किसी को स्टार्ट करना है, मतलब फर्स्ट समझ लीजिए वो बिगिनर है, तो व्हाट इज़ द थिंग दैट शुड बी केप्ट इन माइंड? बिकॉज बहुत से लोग आते हैं कि थिंकिंग इट एज अ फिजिकल एक्टिविटी ओनली, विच आई थिंक इट्स नॉट राइट, इट्स मोर देन दैट। सो उनको क्या दिमाग में रखना चाहिए व्हेन दे आर So, स्टार्टिंग फर्स्ट? बेसिकली योगा सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी तो है ही नहीं। राइट योगा में क्या होता है कि हम आसन्स करते हैं, बट आसन्स में भी स्टेबिलिटी चाहिए, हमें उस मोमेंट में रहना पड़ता है, प्रेजेंट रहना पड़ता है। तो उस मोमेंट में आप प्रेजेंट कैसे रहोगे अगर आपका माइंड 100 जगह जा रहा है, अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं, तो आप योगा भी नहीं कर पाओगे। सो सबसे फर्स्ट स्टेप है जो मुझे पर्सनली लगता है, हर इंसान के लिए अलग अलग भी हो सकता है, मैंने सबसे पहले मेडिटेशन से स्टार्ट किया। ओके राइट, मेडिटेशन में भी आपका मन नहीं लगेगा करने में। नहीं अगर आप एकदम बिगनर हैं तो Right. आपको लगेगा क्या, मतलब जब मैं भी काफ़ी सालों पहले कोई मुझे कहता था ध्यान करो, मेरा भाई अगर बोल रहा है आप ध्यान करो, तो मैं सोचती थी यार मुझे डांस करने में मज़ा आ रहा है, जिसमें मज़ा आ रहा है वही ध्यान है। correct. जनरली लोग ऐसे सोचते हैं बहुत से लोग का ये ओपिनियन है कि मेरे हाँ। लिए मेरा काम ही मेरी मेडिटेशन हाँ। है। बट आप उस काम को और बेटर कर सकते हो ना। हम्म, तो वो जब ध्यान करने में बैठी तो आंखें बार बार ओपन हो रही हैं, अलग अलग 100 थॉट्स आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ध्यान 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट करने लग जाते हैं ना, तो आप योगा और बेटर तरीके से कर सकते हैं। हम्म, आपका माइंड स्टेबल होना शुरू होता है। और सबसे पहला तो इंटरेस्ट है। आपको अगर ज़बरदस्ती कोई कहेगा नहीं यार तुम करो करो करो, तो आप कर ही नहीं सकते हो। आपके अंदर वो इंटरेस्ट आना चाहिए सबसे पहले। करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेप मेरे हिसाब से तो आपको ध्यान से स्टार्ट करना चाहिए। ध्यान किया, ध्यान करने के बाद आप जो भी आसन कर रहे हो उसमें होल्ड अगर आप कर पा रहे हो, एडवांस लेवल पे तो हम सर्कस वाले बहुत सारे लोग कर ही लेते हैं बंदर की तरह ऊपर नीचे हो ही जाता है, बट दैट इज़ नॉट योगा। वो तो हमने बचपन में देखे ना, सर्कस में ऊपर लटक रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मैंने जितना इसके बारे में सुना है कि बेसिकली जैसे आपने बोला ध्यान करते हैं, तो ध्यान में यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, राइट? सो मतलब कंट्रोल एज इन, जैसे आपने बोला कि बहुत सारे थॉट्स आएंगे ज़्यादा, तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग एंड मेडिटेट ऑन दैट, मे बी इट्स अ नहीं मंत्रा और नहीं, मेरे हिसाब से ना आपको अपने आप को लूज छोड़ देना चाहिए। मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप पानी में, अगर आपको तैरना भी नहीं आता है, डूबना भी नहीं आता है, तो आप जस्ट छोड़ दो, सरेंडर कर दो अपने आप को। जब आप सरेंडर कर दोगे ना तो आप फ्लोट होने लग जाओगे, एंड जब आप फ्लोट होने लगोगे तो आप डूबोगे भी नहीं, और एक टाइम के बाद आप हो सकता है किनारे तक पहुंच भी जाओ। सो मेडिटेशन में भी आपको सरेंडर कर देना है। आप आंखें बंद करके बैठ जाओ। आप अगर थॉट्स को सोचोगे ना कि नहीं यार थॉट नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वो आएगा ही आएगा, 100% आएगा, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता थॉट्स को। नहीं, मेरा ओपिनियन ये था, मेरा बोलने का मतलब ये था कि जैसे मैंने बताया ना, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरा काम ही हमारे लिए मेडिटेशन है। हाँ। तो जो लोग नहीं करते, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि इफ़ यू हैव कंटिन्यूड डूइंग मेडिटेशन फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, तो व्हाट इट विल डू इज इट विल अलाउ गिव यू अ पावर वेयर इन यू कैन कंट्रोल योर माइंड। आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की पोजीशन में आ जाते हो एक पॉइंट के बाद, अपने wisdom- विच इटसेल्फ, जो हम भगवद गीता का एक, जी श्री कृष्ण ने भी बोला है कि ह्यूमन बीइंग का, इंसान का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो माइंड है, राइट? हाँ, अनकंट्रोल्ड मन। माइंड। हाँ, अगर वो आप कंट्रोल कर रहे हो तो इट गिव्स यू दैट पावर, राइट? सो दैट मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के आप जो भी योगा में सीखने वाले हो, वो आपको अचीव करने के लिए सबसे पहले, एज यू सेड, द फर्स्ट स्टेप इज द मेडिटेशन स्टेप। सो आई टोटली एग्री विद दैट कि जो लोग बोलते हैं कि हमारे लिए काम मेडिटेशन है, तो आई बैक टू डिफर विद मतलब आप जो भी काम कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल मुझे आजकल
राइटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। या फिर जब मैं थोड़ा सा भी मेरा माइंड होता है ना कि यार आज कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, होता है हर इंसान, Right, चाहे वो right. संत महात्मा हो, सबके दिमाग में आता है कि यार आज ये चीज़ अच्छी नहीं हुई है, जो भी है। तो मेरा फेवरेट काम है या तो मैं लिखती हूँ या फिर मैं कुछ भी फिटनेस एक्टिविटी करती हूँ। तो जब मैं फिटनेस एक्टिविटी करती हूँ ना, एनीथिंग, योगा कर लो, जिम कर लो, जंप कर लो, स्किपिंग कर लो, एनीथिंग, Right. उस वक्त आपका माइंड 100% प्रेजेंट रहता है। और 100% प्रेजेंट मतलब कि आप होश में हो। अगर आप कूद रहे हो तो आप होश में कूद रहे हो, अगर आप खा रहे हो तो होश में खा रहे हो, तो लिख दैट रहे हो इज, तो होश में लिख रहे हो तो होश में लिख रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं प्रेजेंट अभी लिख रही हूँ कि और मैं मेरा दिमाग अभी कहीं और आपके है। पॉडकास्ट में जा रही हूँ और मैं सोच रही हूँ 4 साल पहले की बात में। तो वो प्रेजेंट मोमेंट में रहना, जो आपका जो भी फेवरेट काम है वो करोगे तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रह रह सकते हो, सकते हो, एब्सोल्युटली, राइट। यस। फिर आपको अगर मैं बोलूँगी कि यार आपको राइटिंग पसंद है ना, चलो हम फिल्म देख के आते हैं, तो आप राइटिंग ही करोगे उस वक्त। आपको उस वक्त राइटिंग में मज़ा आ रहा है तो आपको वही करना है, ट्रू, राइट। कोई आपको हिला नहीं सकता वहाँ से। तो सेम वे, अगर आप मेडिटेशन के ज़रिए अपनी उस चीज़ को, अपने इंटरेस्ट को इंक्रीज कर पा रहे हो, यस, तो उसमें आपका इम्पैक्ट तो दिखेगा ना। राइट, आपकी राइटिंग और अच्छी हो जाएगी, आपका आसन होल्ड करने का वक्त या फिर कुछ भी क्रिएटिव थिंग है वो और बेटर हो जाएगा। मैंने एक जगह कहीं सुना है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज अनदर मेडिटेशन कॉल्ड 7 चक्रास, जहाँ पे आप चक्रास अलाइन करते हो अपने, बट ड्यूरिंग योगा ऑल्सो देयर आर सर्टेन पोजेस विच यू नो इम्पैक्ट दैट चक्रा, मतलब उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके इफेक्ट को। सो इज इट करेक्ट, मतलब योगा में भी ऐसे पोस्चर्स हैं या ऐसे पोजेस हैं जहाँ पे आप हाँ, चक्रास को और एक्टिवेट कर तो सकते हो? योगा में कुछ आसन्स होते हैं जो आपके चक्रास को और बैलेंस करने का काम करते हैं, बट यू हैव टू डू एवरी डे एवरी डे एवरी डे, राइट, राइट, राइट। एंड होल्ड करके, ये नहीं कि जस्ट कर लिया। तो हमारी बॉडी वैसे भी 5 एलिमेंट से बनी हुई है। तो 5 एलिमेंट्स और 7 चक्रास में जो हमारे 5 चक्रास हैं उनमें 5 एलिमेंट्स हैं। जैसे ये हमारा जल एलिमेंट है, वाटर। तो वाटर हो गया, अर्थ हो गया, स्पेस हो गया, एयर हो गया एंड अग्नि, फायर हो गया। तो जो हमारा मूलाधार चक्र है, मूलाधार दैट इज अर्थ एलिमेंट, ठीक है, हमको स्टेबिलिटी देता है, सिक्योरिटी देता है। उसके लिए एक आसन है, एक नहीं बहुत सारे अलग आसन आसन, है। तो हाँ। अगर आप, उसका एक मंत्र है, उसका एक आसन है, अगर आप उसको फोकस में लाके उसको चैंट करते हो और उस आसन को परफॉर्म करते हो, तो आपका जो अर्थ एलिमेंट है बेटर होगा, आपका जो मूलाधार चक्र है, रूट चक्र है, वो बेटर होगा। फिर सेकंड हमारा स्वादिष्ठान है। स्वादिष्ठान मतलब कि सेकंड चक्र जो है, तो वो होता है हमारा वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट का भी अपना एक मंत्र होता है, मंत्र के साथ साथ आसन भी होते हैं। तो वो हो गया क्रिएटिविटी के लिए। तो अगर आप उस पर जितना ज़्यादा फोकस करेंगे, जितना परफॉर्म करेंगे उस पर, उतना बेटर होता जाएगा। राइट। सेम वे, अगर आपको लग रहा है ना कि आप दिन भर में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, कोई भी, आज आपने योगा ही नहीं किया, ध्यान भी नहीं किया, तो बस आप ये 5 एलिमेंट्स के ऊपर, 5 चक्रास के ऊपर फोकस कर लेंगे ना, क्योंकि सहस्त्रार इज बियॉन्ड, करेक्ट। उसमें सब कुछ आता है। एंड दैट थर्ड आई चक्रा तो इंट्यूशन के लिए है। यहाँ पे भी यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, बट हमारे जो 5 चक्र, विशुद्धि से लेके मूलाधार तक, उन 5 चक्रों को अगर आपने स्टेबल कर लिया, बैलेंस करने की कोशिश कर ली, तो काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। आपने बोला कि आप राइटिंग भी करते हैं, तो जब आप राइटर्स ब्लॉक बेसिकली जिसको बोला जाता है फेस करते हो, कुछ लिखते लिखते हमें समझ में नहीं आता कि अब यू नो ब्लॉक, ऑब्वियसली ब्लॉक आ जाता है, तो इज इट रिलेटेड टू दैट क्रिएटिविटी चक्रा जो आपने बताया? मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं अभी तेलुगु इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ एज राइटर। तो मैं एक ऐसी स्टोरी पे काम कर रही हूँ ना जो रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, और मेरे लिए बहुत नया कॉन्सेप्ट है वो। करेक्ट। बट उसको मुझे लिखना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने जिनको सुनाया था उनको बहुत अच्छा लगा। मेरी टीम के साथ हमने सुनाया था, उनको बहुत अच्छा लगा। अभी हमको उसके ऊपर काम करना है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था यार कैसे करूँ। फिर मैंने सोचा कि कुछ थॉट्स आ रहे थे, लेकिन जब मैं आंखें बंद कर रही थी ना, तो वो थॉट्स आ रहे थे। हर राइटर के साथ ऐसा होता है कि अच्छा कुछ सोच रहा हूँ अभी तो कुछ थॉट्स आते रहते हैं। तो जो बेस्ट टाइम था सुबह 4 से 6 के बीच का, तो मैंने 4 बजे उठना स्टार्ट किया।
4 से 4:30 बजे बैठती थी, 6 बजे तक मैं मेडिटेट करती थी और उस मेडिटेशन में मेरी पूरी कहानी बनी है। मतलब जितना भी वक्त लगा उसको बेटर 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 करने में, तो मैं कहूँगी कि मेरी जो पूरी कहानी बनी है ना वो मेडिटेशन से ही बन गई। सारे थॉट्स, क्वेश्चन के आंसर्स, मुझे सब कुछ उसमें मिला। तो क्या किसके ऊपर मेडिटेट किया आपने? कोई ऐसा स्पेसिफिक मंत्रा? कोई मंत्र नहीं, जैसे Just sitting calmly. आप जो कर रहे हो, मंत्रास का भी मेडिटेशन होता है। अगर आपका कोई भी फेवरेट मंत्र है जिससे Yeah. आपको अच्छा फील होता है, यू कैन चैंट दैट। बट मैं जो अभी इस पर्टिकुलर चीज के लिए करी थी, अपने आप को क्रिएटिवली थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए, Right. तो मैं बस आंखें बंद की करके अपने उस थॉट के बारे में ही सोच रही थी और उसको फ्री छोड़ दिया था मैंने कि मुझे जिस डायरेक्शन में लेके जाना है लेके जाओ। आई जस्ट वांट कि ये कुछ अलग बन जाए। और वो एवरीडे इतना अच्छा बनता गया ना, मुझे लगा मेडिटेशन में कितनी पावर होती है। नहीं, किसी का अगर क्योंकि बहुत सारे थॉट्स आते हैं ना मेडिटेशन करते वक्त ही, आपको सारे थॉट्स आएंगे, दुनिया जहान के थॉट्स आपको उसी वक्त आते हैं। करेक्ट दैट इज अ बेस्ट टाइम कि आपके पास इतने सारे थॉट गैदर हो रहे हैं और आप उसकी कहानी बना रहे हो। ओके। तो किसी का चक्रा अगर ब्लॉक है, तो हाउ टू वर्क ऑन दैट, हाउ टू अनब्लॉक दैट और एक्टिवेट दैट चक्रा? कोई भी चक्रा, फॉर एग्जांपल अगर क्रिएटिविटी से लेके पकड़ लो आप। जैसे अपना स्वादिष्ठान चक्र है, सेकंड चक्रा, तो उसका मंत्र होता है वम। तो हम पीसफुली बैठ जाते हैं। हमारा या तो आप मैट के ऊपर बैठो तो आप आसन भी करते जाओ, स्वादिष्ठान के जो भी आसन होते हैं, Right. जिसमें यहाँ पे फोकस आता है। और वो वम को हम चैंट करते हैं, वम करके, तो पूरा वाइब्रेशन आपके करेक्ट। स्वादिष्ठान चक्र में आता है। तो आप इसको एवरीडे 3 to 5 मिनट्स अगर चैंट करते हैं एंड वो पर्टिकुलर आसन आप परफॉर्म करते हैं, और जो भी क्रिएटिव पार्ट है, एनीथिंग, आप एक्टर हो या फिर आप आर्ट डायरेक्टर हो या कुछ भी आर्ट पोएट्रीज लिखते हो, एनीथिंग, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बैठ के विचार करो। चैंट करने के बाद, आसन्स करने के बाद आप सोचो उसके बारे में, बट अपने थॉट्स को फ्री छोड़ के। राइट। इट विल इम्प्रूव योर चक्रा। और साथ के साथ हर चक्रा आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको सिक्योरिटीज, इनसिक्योरिटीज हैं लाइफ में, तो सबसे पहले क्या है, जो हमारा रूट चक्र है वो गणेश जी हैं वहाँ पर। बिगनिंग अर्थ एलिमेंट में गणेश जी हैं। तो इनसिक्योरिटीज को पहले आप दूर करो, पहले आप अर्थ एलिमेंट पे काम करो। आपकी इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाएंगी। नहीं मुझे अच्छा इस चीज़ का प्रॉब्लम है, उस चीज़ का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स के बीच में आप तो क्रिएटिव हो ही नहीं सकते हो। ट्रू। तो वर्क ऑन योर रूट चक्रा। गणपति मंत्र पढ़ो, गणपति को उनका चैंट करो, उनके आसन्स परफॉर्म करो रूट चक्रास के। देन कम टू स्वादिष्ठाना। जब आप सिक्योर हो जाओगे कि ठीक है अभी आई एम बेटर, आई एम फीलिंग बेटर नाउ आई कैन वर्क ऑन माई क्रिएटिव पार्ट। अब क्रिएटिव पे अपना क्रिएटिव जब इन्हेंस होता है तब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो आपका जो मणिपुर चक्र है वो अपने आप ही थोड़ा बेटर होने लग जाएगा। तो अपना जो स्वादिष्ठान है वहाँ पे ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी इज क्रिएटर। राइट। ठीक है, तो वो क्रिएटिविटी पे काम हो रहा है वहाँ पे। देन उसके बाद विष्णु जी हैं मणिपुर में। विष्णु जी क्या करते हैं? सस्टेन करते हैं। जो भी ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया है उसको चला रहे हैं, सृष्टि को चला रहे हैं, हाँ। कर्म करवा रहे हैं आपसे बेसिकली। राइट। ठीक है, तो आपके कर्म एनहांस हो जाएंगे। आप अच्छा जो करोगे अकॉर्डिंगली यू विल गेट द रिजल्ट ना। एंड देन आप ऊपर आते हो तो शिव जी आ जाते हैं जहाँ पे हार्ट चक्रा में। शिव जी क्यों? क्योंकि मतलब ये लव से रिलेटेड है, रिलेशनशिप्स के ऊपर रिलेटेड है। तो जब आपके मन में काम, क्रोध, एंगर, जेलसी सब कुछ छोड़ दोगे ना, तब शिव जी मिलेंगे आपको। राइट। तो हार्ट चक्रा में बैठे हुए हैं। अगर आपके मन में ये सारी गंदी भावनाएं हैं तो शिव जी तो नहीं है। बट इफ यू वांट शिव जी तो आपको ये सब छोड़ के आना पड़ेगा। एंड देन विशुद्धि में शक्ति माता है, शक्ति देवी हैं। कम्युनिकेशन, आप कुछ भी, आपके अगर इतनी ताकत है आपके विशुद्धि चक्रा में, आपने कुछ भी बोल दिया वो मंत्र बन जाएगा। इतनी पावर है यहाँ पे।
Right. तो दैट वे यू हैव टू Yeah. वर्क Understood. ऑन योर नहीं, चक्रास. but my question is कि हम सारे चक्रास के ऊपर साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं ऑब्वियसली, राइट? चैंटिंग कर Obviously, सकते हैं. हाँ. ऐसा नहीं है ना कि हम किसी एक पर्टिकुलर चक्रा के ऊपर फोकस करें. फॉर एग्जांपल अगर मुझे चक्रा स्कैनिंग कराए, मुझे पता चला कि मेरा ये चक्रा ब्लॉक्ड है एग्जांपल, तो मैं सिर्फ उसी चक्रा पे ऊपर काम करूं. उस चक्र पे ज़्यादा काम करो, हम्म. बट हर चक्र इंटरकनेक्टेड है. राइट. अभी आपने अपने फॉर एग्जांपल क्रिएटिविटी वाले चक्र पे काम करना शुरू कर दिया, कल आपको एक लड़की ने हार्ट ब्रेक करके निकल गई, तो आपका हार्ट चक्र तो खराब हो गया. हार्ट चक्र खराब हो गया तो कहाँ से क्रिएटिव काम होएगा आपसे? ट्रू. तो आपको हर चक्र के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. हम्म. मतलब ये तो बातें हैं, हम कर रहे हैं, बट स्पेसिफिकली सबका हर चक्र कहीं ना कहीं पे खराब रहता ही है. रहता ही है, राइट. सिचुएशनल है सब हाँ, कुछ. ट्रू. आपके बारे में मैंने पढ़ा कि आप 50 से ज़्यादा सेशंस कर चुके हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड एज वेल, लाइक मिडिल ईस्ट ऑल्सो. हाँ, मैं Right. बाहर की हाँ, हूँ. तो मिडिल ईस्ट वाले जो लोग होते हैं, जो बाहर के लोग हैं बेसिकली, जो इंडिया के नहीं है, जिनको ये सारी चीज़ें नहीं पता है, उनके लिए ऑब्वियसली दिस इज अ फ्रेश कॉन्सेप्ट, राइट? उनके लिए हाँ. नई चीज़ है. जब उनको आप एक्सप्लेन करते हो, जैसे आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो चक्रास के बारे में या योगासन के बारे में, तो क्या रिएक्शन होता है उनका? अभी मैंने जो लास्ट किया था सिंगापुर में किया था, हाँ. और आप यकीन नहीं करोगे, वो आपसे ज़्यादा जानते हैं. आप इन द सेंस इंडियंस Indians से से ज़्यादा ज़्यादा जानते हैं. वो उनको गणपति भी पता है, उनको काली भी पता है, उनको सब पता है. हम्म. तो उनको इंटरेस्ट था इसलिए वो आए. और कुछ लोग जो उन्हें नहीं पता था वो मुझसे अभी भी कनेक्टेड है. हम्म. दे वांट टू नो कि मुझे और इसके बारे में बताओ, जानना क्या है. है क्या है क्या नहीं है. हम्म. दे आर वेरी इंटरेस्टेड. नो वंडर जो बाहर से लोग आते हैं जिनको योगा या मेडिटेशन सीखना होता है या इसमें आना होता है अब्रॉड से भी, वो इंडिया आके आ जाते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने काशी में देखा है, ऐसी स्पिरिचुअल जगहों में आके रहने वो लगते हैं आजकल लोग. हम लोगों से ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, True. क्योंकि वो वहाँ पहुँच गए ना. अभी इंडिया अगर अमेरिकन से कंपेयर करें तो अमेरिका तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है. हम्म. तो एक पीक पे जाने के बाद आप वापस आते हो ना, जहाँ से शुरुआत हुई है. हम्म. तो आई थिंक हर इंसान की शुरुआत आध्यात्मिक तौर पे ही हुई है, स्पिरिचुअल ही बट रहा आई है. बिलीव इंडिया में भी अभी ऑफ लेट बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी हुई है. अब लोग हो जानना गई है. चाहते हैं कि क्या है, जो पहले नहीं था. पहले सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ लोग भाग रहे थे, बट अब ऐसे मैं बहुत से लोगों से ऑफ लेट मिला हूँ जो अपनी मटेरियलिस्टिक, जो बहुत वेल ऑफ हैं, अच्छे रिच हैं, सब चीज़ें छोड़ के इन चीज़ों में आना चाहते हैं. ऐसे भी लोग हैं. तो आई गेस वो जो शिफ्ट है वो इंडिया में भी है. ऐसा नहीं कि सिर्फ अब्रॉड है, इंडिया में भी. हाँ, अब्रॉड में ऐसा है कि तो उनका कल्चर नहीं है वो, बट स्टिल दे नो मोर देन फ्यू ऑफ द इंडियंस. मतलब कुछ इंडियंस को भी उतना नहीं पता होगा. दैट आई एग्री दैट वो तो है. तो मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मिडिल ईस्ट कोई भी एग्जांपल, कोई भी जगह पे आप गए, वहाँ पे आपने किया, तो आपने बताया कि उनको पता होता है कि अपने गॉडेसेस के बारे में. बट मेरा ये क्वेश्चन था कि उनका क्या, जैसे फॉर एग्जांपल उनका क्या एक्सप्रेशन, क्या रिएक्शन होता है जब वो अपने सामने किसी में चेंज होते हुए देखते हैं. लाइक उन्होंने ऐसी कोई स्टोरीज देखी होगी, सुनी होंगी आपके किसी जो भी आपके स्टूडेंट्स रहे होंगे उनसे किसी की सुनी होगी कि इनकी लाइफ में कुछ चेंज आया. या लोग रिट्रीट सेंटर्स में जाते हैं अपने आप को काम डाउन करने के लिए, हसल एंड बसल सिटी से, तो चेंज होके आते हैं वहाँ से, यू आर अ डिफरेंट पर्सन, ऐसा बोलते हैं. तो उनका क्या मतलब रिएक्शन है, और उनको मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि आर यू प्राउड कि सीइंग कि अरे कि एक इंडियन चीज़ हम लेके उनको ग्लोबल बना रहे हैं. सो सीइंग दैट रिएक्शन, आर यू प्राउड ऑफ दैट? ऑब्वियसली कि मैं अगर उन लोगों के सामने गई हूँ और मैंने अपने इंडिया को ही रिप्रेजेंट किया है कि हमारे इंडिया में स्पिरिचुअल होना इट्स नॉट इंडियन थिंग, ये अपने इनर सोल से आता है. बट अगर मैंने उनको 7 चक्रा हीलिंग या मेडिटेशन करवाया है तो वो मेरे थ्रू फील कर रहे हैं उस चीज़ को, तो डेफिनेटली मुझे प्राउड फील हो रहा है उनके अगर पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं तो उनकी स्टोरीज तो हैं ऐसी, क्योंकि अभी जो मेरे साथ अभी भी कनेक्टेड हैं वो उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं. और मैं बीच बीच में ऑनलाइन सेशंस भी ले लेती हूँ उन लोगों के साथ में, जब वो बोलते हैं तब अकॉर्डिंगली. तो दे आर सेइंग कि हमें हीलिंग से और हमें ये मेडिटेशन स्पेसिफिकली 7 चक्रा जो मेडिटेशन है, जो चैंटिंग की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप उसको रेगुलर करेंगे ना 45 मिनट्स, तो एक्चुअली वो चेंज होता है. क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है. मैं हर रोज़ 45 मिनट्स करती थी. एक मेरा 3 महीने का एक स्लॉट है कि मैं 3 महीने तो मुझे करना ही करना है. तो वो आपको चेंज करेगा. आप किसी भी चीज़ को अगर एवरीडे करोगे ना, चाहे अच्छी चीज़ को करो या बुरी चीज़ को करो, वो आपको रिजल्ट देगा ही देगा.
तो मेरे पास उनकी अच्छी स्टोरीज भी हैं। राइट राइट। आपने आपके बारे में पढ़ा कि आप एमपी से हैं। हाँ आप जी। जबलपुर से हैं बेसिकली। तो संस्कारों की नगरी बोला, संस्कार धानी बोला जाता है जबलपुर को। तो मध्य प्रदेश में ही बहुत संस्कार बहुत है। संस्कार है। तो आपने कौन सी जगहों पे वहाँ पे आप गए हो? स्पिरिचुअल जगहों की बात करें, ऑब्वियसली यहाँ पे महाकालेश्वर है, वहाँ पे ओमकारेश्वर है, वहाँ पे और भी बहुत सारी जगह हैं। तो कौन सी ऐसी स्पेसिफिक जगह जो आपको अभी भी लगता है कि यार आई कैन गो एनी टाइम एंड एवरी मतलब टाइम? मैं सिर्फ एमपी की बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को ऐसा कंसीडर नहीं किया कि मैं एमपी से ही बिलोंग करती हूँ। क्योंकि मेरी मम्मी ने ना हमेशा एक चीज़ बोली कि जहाँ पैदा हुए हो वहीं पे मरोगे तो फिर लाइफ जिंदगी में आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप अलग 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 नहीं, व्हाई आई आस्क यू दैट क्वेश्चन इज आपकी लाइफ में कहीं भी पहुंच जाओ, बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर योर रूट्स के। Obviously, तो दैट्स व्हाई आई obviously. आस्क कि आपके कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको वापस खींचते कि अरे नहीं, मुझे एक बार ज़रूर जाना है वहाँ पे। तो मेरे लिए एमपी में सबसे कनेक्टिंग जो पॉइंट है, पॉइंट क्या, उज्जैन। मैं जब भी उज्जैन जाती हूँ ना, और उज्जैन से कुछ किलोमीटर्स दूर पे अपनी नलखेड़ा एक गांव है, बगलामुखी माता का मंदिर है। तो मैं वहाँ, ये दो जगह मेरे लिए बहुत करीब है। जब मैं महाकाल मंदिर जाती हूँ ना, तो मुझे अपने आप आंसू आना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं क्या कनेक्शन है। ज़रूरी नहीं कि मैं गई थी अमरनाथ भी, अमरनाथ जी लास्ट ईयर मैं गई थी, वहाँ मुझे आंसू नहीं आए। वहाँ बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वाओ मैंने दर्शन कर लिए। बट महाकाल टेम्पल में आई डोंट नो क्या है, वहाँ एंटर होते ही जो ऐसा लगता है सोल रो रहा है, सोल महादेव जी से कुछ कहना चाह रहा है। तो वो पता नहीं क्या कनेक्शन आपको है। ये पता, ये एक्सपीरियंस ना, मैंने जितने लोगों से भी बात करी अभी तक, मैक्सिमम लोगों का ये एक्सपीरियंस है। 99% लोगों का ये कुछ एक्सपीरियंस तो है कि है दे वहाँ क्राइड पे, देयर। कुछ तो है। आई एग्री। तो और ऐसी कौन सी जगह हैं जो आप ट्रैवल करना चाहोगे? आई हर्ड कि आप ट्रैवलर भी हो, आप सोलो ट्रैवल करते हो। मुझे उससे बहुत रिलेटेड अच्छा भी लगता मुझे है बहुत कुछ ट्रैवलिंग पूछना है करना। आपसे। या तो ऐसी कौन सी जगह है इंडिया में जो आप अभी बच गई है? आई एम स्पेसिफिकली बहुत टॉकिंग सारी अबाउट जगह द बची हुई है स्पिरिचुअल अभी। प्लेसेस। कैसी हाँ, कौन सी जगह है जहाँ आप जाना चाहते हो? मुझे इंडिया का मत पूछो स्पेसिफिकली, मुझे जाना है भूटान। मुझे अभी, मैं नेपाल गई थी, वहाँ पे भी मैं जनरली शिव जी के जहाँ जहाँ पशुपतिनाथ। टेम्पल्स हैं मैं वहाँ जाना प्रेफर करती हूँ। मतलब कोई अगर मुझे बोलेगा कि नेपाल जाओगे या थाईलैंड जाओगे, तो मैं नेपाल जाऊंगी। राइट। तो शिव जी के जहाँ भी मंदिर है, मैं वहाँ पे जाना बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ। तो मेरा अभी जो सपना है जाने का, मानसरोवर जाने का है। कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर जाना चाहती हूँ मैं ओके। बहुत जल्दी। और भगवान ने रास्ते भी बहुत आसान बना करा दिए दिया हैं। आजकल तो, हाँ राइट। तो आप जब ट्रैवल करते हो, जब सोलो ट्रैवल करते हो, तो व्हाट इज द थिंग दैट टीचेस यू? मतलब सोलो ट्रैवल क्या सिखाता है आपको? सब कुछ सिखाता है सोलो ट्रैवलिंग। कि हम लोग जैसे घरों से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे हमेशा से रहता है कि अपना घर होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, अपना घर कंपलसरी है। बट जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो लगता है घर की क्या ज़रूरत है यार, है ना। मतलब आप भी ट्रैवल कर रहे होगे और करेक्ट। आपको कहीं से नेचर अगर पसंद है, आपको बाहर अलग अलग नए नए लोगों से मिलने का मौका अगर आपको मिल रहा है, तो फिर लगता है घर क्यों खरीद के एक केज की तरह वहाँ पे रहना है। एक घर होना चाहिए जहाँ आप रिटर्न आओ। मेरे लिए वो घर है कि जब मैं रिटर्न आऊँ तो मेरे मम्मी पापा होने चाहिए घर पे। दैट इज़ घर, चाहे वो कुछ भी हो। पर जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो मुझे नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बातचीत करना, और आप क्या हो उसको नहीं पता, वो क्या है आपको नहीं पता, तो कोई आपको जज नहीं कर रहा है। आप वो हो सकते हो जो आप अकेले में हो। मतलब मैं अगर अकेले, प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है आपको हाँ, बेसिकली। क्योंकि हम जिनको जानते हैं ना, उनके सामने हम बहुत प्रिटेंड बनने की करते कोशिश हैं। करते हैं। यस। अनजान लोगों के साथ हम बनते ही नहीं है। ठीक है यार, जो भी है वो है। तो हम वहाँ बहुत रियल रहते हैं। तो मुझे लगता है कि रियल रहना, ओरिजिनल रहना सबसे बड़ी बात है, जो मुझे ट्रैवलिंग से समझ में आती है। मुझे, मैं भी काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे ट्रैवलिंग से एक बात समझ में आई। मैंने सोलो ट्रैवल भी काफ़ी किया है कि मतलब अगर आप मेटाफोरिकली बात करें तो ये हमारी जो लाइफ है वो भी एक जर्नी है, ट्रैवल ही राइट? है। ट्रैवल ही है। तो हम डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, और कोई लोग रह जाते हैं, कोई लोग चले जाते हैं, राइट? और आप किसी से भी मिलते हो, चाहे वो ट्रैवल पे क्यों ना हो, इट इज़ फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। मैंने ऐसा सुना है, देयर आर 800 crore पीपल इन द वर्ल्ड, राइट?
तो आप सबसे तो नहीं मिलते हो, आप कुछ ही लोगों से मिलते हो. सो देयर इज अ स्पेसिफिक पर्पस, रीजन वाई यू आर इंटरेक्टिंग विद दैट पर्सन. अगर आप आज हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, मे बी आई डोंट नो वेदर इन फ्यूचर विल बी इन टच और नॉट, विल टॉक और नॉट, बट हम कोई भी एक पर्सन से आप मिलते हो, भले थोड़ी देर के लिए क्यों ना मिले हो, देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट. एंड ऑब्वियसली when you are traveling, right, so you don't stay at one place for long. You keep on moving. So that also teaches you that in life, whatever happens, you should not be stick to a place, you know, you should not stick to a place and you should keep moving. So ये कुछ lessons हैं जो मुझे सोलो ट्रेवल से मिलते हैं कि हाँ. और obviously जब आई बिलीव कि आपको ना एक टाइम चाहिए होता है अपने साथ, यू नो, जिसको हम सेल्फ टाइम, मी टाइम भी बोलते हैं. तो यू कान गेट दैट टाइम इन होम और वट एवर डेली कोर्स यू आर डूइंग, यू नो, जो आप जॉब में हो या जो भी आप एक डेली रूटीन में हो, अगर आप चाहते भी हो तो भी आप वो टाइम नहीं निकाल पाते हो. राइट. सो आई बिलीव जब आप ट्रैवल करते हो, अकेले ट्रैवल करते हो, तो यू टेंड टू एक्सप्लोर लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू टेंड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विथ यू. जो आपका एक रियल सेल्फ होता है, जो आप कभी भूल चुके हो इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, आप दोबारा उससे वापस कनेक्ट करते हो. दैट इज वाई ट्रैवल गिव यू लॉट ऑफ फुलफिलमेंट. हाँ, और जब आप ट्रैवल करके वापस आते हो ना, तो नई एनर्जी आती है. मतलब सारा डिप्रेशन, गुस्सा, जेलसी, जो कुछ भी था, हम अपने दुश्मन से भी फ्रेश मिलते हैं फिर. आई थिंक तो आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है. सो ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ आप गए हो जो एक्साइटिंग हैं, आप उनके बारे में कुछ बताना चाहें कि वहाँ पे कुछ इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ, कुछ अच्छा इंसिडेंट, जो भी, लाइक यानी हाइकिंग पे गए हो, कभी कहीं गए हो, ट्रैकिंग पे गए हो? मेरा अभी तक का जो बेस्ट टॉप था वो केदारनाथ, बद्रीनाथ का ट्रैवलिंग था. जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ था जून 2020 में ना, राइट. तो जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ, मैं सबसे पहले केदारनाथ गई. और वो आई मीन वो जो वेदर था या जो नेचर था, वो अभी भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो एकदम फ्रेश लगता है. मुझे लगता है कि मैं वहीं पर हूँ. दूर से दर्शन हुए थे, बट वो मेरे दिल के सबसे करीब वाले दर्शन थे. राइट. तो मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट मुझे अभी याद तो नहीं आ रहा है. नहीं, बस यही छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं जो हमको, जैसे आपने बताया कि आप जब वहाँ गए थे, जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर था, अब भी जब आप आंख बंद करते हो तो आपको वो दिखता है. तो ऐसे छोटे मूवमेंट्स होते हैं जो आपके साथ रह जाते हैं. यू नो, मैं अपना एक इंसिडेंट शेयर करूँगा. आई वॉज इन गोवा. जब मैं गोवा पहली बार एज इन मैं जब वहाँ पे शिफ्ट हुआ था, तो ड्यूरिंग फर्स्ट वीकेंड आई डिसाइडेड दैट आई हैव टू गो टू दूधसागर वाटरफॉल्स. मैं बहुत सुना था, और इट वाज अ मानसून टाइम, समवेयर अराउंड जुलाई. आई थिंक ये जुलाई 2017 की बात है. तो आई डिसाइडेड दैट आई विल गो. सो इट्स अ फनी इंसिडेंट बेसिकली. तो आई रिसर्च्ड अबाउट इट एंड ऑल दैट. तो मुझे पता चला कि एक ट्रेन है जो वहाँ पे, ट्रेन स्टेशन है कैसल रॉक करके स्टॉप है, ट्रेन का स्टॉप, वहाँ पे मुझे उतरना है. दैट इज़ अ स्टॉप फॉर दूधसागर वाटरफॉल. सो आई बुकड द टिकट एंड ट्रेन में गया. अभी क्या है, वहाँ पे जैसे हिली एरिया होता है ना, ट्रेन घूम घूम के ऊपर जाती है, तो ट्रेन ऊपर जा रही है, मैं देख रहा हूँ, तो मुझे दिमाग में, मुझे एक्चुअली जाना कहाँ पे है, जहाँ पे वाटरफॉल बेसिकली गिर रहा है, एट द बेस, नॉट एट द टॉप. बट ट्रेन जा रही है ऊपर. स्टिल आई एम नॉट क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि यार ये ऊपर क्यों जा रही है, मुझे तो बेस पे जाना है ना. आई एम नॉट क्वेश्चनिंग. तो गई ऊपर ट्रेन, मतलब वहाँ पे कैसल रॉक पे रुकी. तो मुझे पता था यही मेरा स्टॉप है, कैसल रॉक, राइट. तो मैं जैसे ही बाहर उतरा, जैसे फिल्म के सीन में होता है ना, आप उतरते हो और स्टेशन में कोई नहीं है, लिटरली कोई नहीं, मतलब कोई नहीं. एक सिर्फ चाय की केटली में एक अंकल चाय लेके जा रहे हैं दूर से. मैं ट्रेन में अभी हूँ और ऐसे देख रहा हूँ उनको. तो 2 मिनट के लिए तो मुझे लगा कि यार कुछ गड़बड़ है, बट आई स्टिल स्टेप डाउन बिकॉज वो ट्रेन आगे कहीं बैंगलोर या कहीं जा रही थी. तो आई गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन और मैंने बोला कि चलो ठीक है, बाहर टैक्सी पकड़ते हैं. मुझे लगता है मैं ऊपर आ गया हूँ, मुझे तो नीचे जाना था, कोई बात नहीं, टैक्सी में मैं नीचे चले जाऊँगा. तो जैसे ही मैं स्टेशन से बाहर निकला, तो व्हाट आई सॉ इज कि बाहर टैक्सी खड़ी होती है नॉर्मली, स्टेशन के बाद क्या होता है, टैक्सी ऑटो ये मिल जाएगा. बाहर देखा पूरे माउंटेन्स हैं, और वहाँ जाके माउंटेन और वहाँ पे दी एंड है और कुछ है ही नहीं. तो बेस्ट हो गया. और मैं बोला कि भाई, और इट स्टार्टेड रेनिंग लाइक एनीथिंग. तो मैं आई केम बैक, स्टेशन में आया, और अभी उसने बोला अगली ट्रेन अब 2 दिन बाद आएगी यहाँ पे. एंड माई बोथ नेटवर्क्स ऑफ माई फोन, जो 2 सिम्स थी, वो गायब थे. एंड देन आई थॉट कि आई एम स्टक, आई एम गॉन नाउ, अब मैं कैसे जाऊँगा. देन लकीली वन पुलिस गाय फ्रॉम देयर, RPF जो रेलवे पुलिस फोर्स होता है, ही वॉज फ्रॉम ग्वालियर. सो वी कनेक्टेड, कह रहे MP से हैं, ऐसे बात हुई ज़्यादा. तो बोला कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ. तो जो बाइकर्स होते हैं ना बेसिकली, जो बाइक पे गोवा में, तो उनको किसी को बुलाया. वो पूरे हिल चढ़ के आया बेचारा फॉर मी, और बहुत ज़्यादा बारिश थी. और वो बोला कि कोई रिस्क नहीं लेगा क्योंकि वहाँ पे हवा भी चल रही थी बाइक के साथ, तो नो बाइकर कैन कम अप. तो दैट गाय केम फॉर मी, उसने मुझे वहाँ से लिया. एंड
जब उसने मुझे नीचे ले गया, जब वो हिल से, और बहुत बारिश हो रही थी एज आई सेड, है ना, एंड मेरे पास कोई रेनकोट नहीं था, ऑब्वियसली मैं पूरा भीग रहा था, बट द सीनिक ब्यूटी विच आई सॉ, मतलब वो आज भी, जैसे आपने बोला आप आंख बंद करके आपको वो दिखता है, तो सेम थिंग हैपेंड विथ मी। मैं आज भी जब आंख बंद करके जॉब करने बैठता हूँ तो आई सी दैट अभी सीनिक अगर ब्यूटी। आपकी ट्रेन वहां से निकल जाती तो ये इंसिडेंट बनता नहीं ही नहीं। होता। एंड उसने मुझे नीचे तक लेके आया, ऑब्वियसली उसने एक जगह तक ले गया, वहाँ पे बोला या सर यहाँ से आप बस से जाओ, बोले इट इज़ टू रिस्की और बाइक स्लिप भी हो रही है और घाट है पूरा, तो यू कैन फॉल डाउन, तो उसने बोला कि आप बस में जाओ, तो आई सैट इन दैट बस, और उस बस ने तो जो चलाया, तो यू नो हाउ बस यू नो कैसे चलती है वहाँ पे, तो आई केम टू बेसिकली रिजॉर्ट वेर आई वॉज वेर माई स्टे वॉज देयर, वहाँ से फिर आई वेंट, पैदल गया मैं ट्रैकिंग पे टूवर्ड्स दूधसागर। इट्स अ 16 किलोमीटर ट्रैक, एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट, एंड यू कैन एक्सप्लोर इट इन मानसून, जहाँ पे बेसिकली अगर आप मानसून के बाद जाते हो तो एक जीप जाती है जो आपको वाटरफॉल के बेस तक लेके जाती है, तो अगर आप उस टाइम पे जाओगे तो देयर इज नो वाटर एंड रिवर, वो सब नहीं होता है, तो यू कैन मिस लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ पीपल गो इन दैट यू नो टाइम ओनली, बिकॉज उनको लगता है मानसून में थोड़ा रिस्की एंड ऑल दैट, बट आई वेंट इन मानसून, और कितने फॉरेनर्स मुझे वॉक करते हुए मिले, दे लाइक टू एक्सप्लोर ना, हाँ। और पूरा यू नो रोप से वो पूरा रिवर क्रॉस कर रहे हैं और पूरा स्पीड से पानी आ रहा है। दूधसागर एक्चुअली मैंने मिस कर दिया, मैं अपनी फैमिली के साथ गोवा गई इट्स थी। इट्स वन ऑफ द हेल but वो एक्सपीरियंस, miss मतलब हुआ। इतना मजा आया मुझे, एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग, जैसे बोलते हैं ना कि अपने शिव जी की बात करी, तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं कहीं भी जाऊँ ना, तो आई एम ऑटोमेटिकली ड्रॉन टूवर्ड्स हिज टेम्पल, अपने आप मुझे पता चल जाता है यहाँ पे कुछ है, तो मुझे कुछ नहीं पता था वहाँ पे क्या है, आई वेंट फॉर द वाटरफॉल, वहाँ गया, मैंने इंजॉय किया, वापस आया और रिजॉर्ट पे रुका, रात को मैं कुछ डिनर विनर कर रहा था, तो मुझे आके एक बंदा मेरे साथ बैठा, बोला कि सर घूम लिया ये वो, मैंने बोला हाँ घूम लिया, उनका रिजॉर्ट भी काफ़ी अच्छा था, वहाँ साइकिलिंग वगैरह एक्टिविटीज़ थी, तो बोला कि आप क्या, मैंने बोला कल निकल जाएंगे वापस गोवा, तो बोला कि सर आप तामड़ी सुरला तो नहीं गए, बोला ये क्या है, बोलता आप जाओ सर एक बार, बोला है क्या, तो बोलता टेम्पल है, तो उसने मुझे तब तक नहीं बताया था कि वो शिवा टेम्पल है, तो आई सेड ओके, तो आई वेंट देयर नेक्स्ट मॉर्निंग, and when I went there, it's one of the beautiful temple. It's an ancient temple. I think it's somewhere around 9th century temple in Goa. Tamli Sola. It's near to Dudhsagar waterfall. पूरा green है, बीच में एक एंशियंट जैसे ब्लैक स्ट्रक्चर्स नहीं होते मार्बल्स के, ऐसे स्ट्रक्चर हैं, और इतना ब्यूटीफुल शिवलिंग है वहाँ पे, एंड द पीस यू गेट देयर इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। तामड़ी सुरला इज द नेम। सो मतलब जो, और वहाँ पे आजू बाजू बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, मतलब बेसिकली नीचे ऐसे रास्ता जाता है ना, तो वहाँ से आप जाओगे तो देयर आर लॉट ऑफ वाटरफॉल्स अराउंड। सो उस दिन से ना मुझे गोवा से इतना प्यार हो गया कि वेन एवर आई गो, मतलब लोग गोवा जाते हैं पार्टी करने, बट मैं गोवा जाता हूँ इन सब चीज़ों के लिए। देयर आर लॉट ऑफ सच प्लेसेस, मुर्डेश्वर इज वन सच प्लेस व्हिच इज, ढूंढने जाओ ना तो देयर आर लॉट ऑफ सच प्लेसेस। सो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग द ट्रैवल रिलेटेड क्वेश्चन टू यू कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, तो मैंने अपना बता दिया, बट देयर आर सच बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ भी, मतलब यू नो अलग अलग ट्रैवल ट्रिप पे हुए हैं, यू नो। कमिंग बैक टू यू, तो मुझे ये बताइए कि अब आगे आपने बताया अक्टूबर में एक रिट्रीट आने वाला है आपका, सो व्हाट इज़ दैट, और उसमें क्या होगा, क्या बेसिकली किसी भी रिट्रीट में जब हम जाते हैं तो क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी हमारे पास आएंगे रिट्रीट में वो सेटिस्फाई होके पीसफुली वापस जाए। कुछ लोग अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए आना चाहते हैं, कुछ लोग आश्रम का एटमॉस्फेयर फील करेंगे, हीलिंग करवाना चाहते हैं। तो हमारा 5 दिन का प्रोसेस है वो 6 to 10th of अक्टूबर, जिसमें 6 को आप आओगे, वहाँ पे साउंड हीलिंग है, टैरो रीडिंग है, रेकी एनर्जाइज्ड योगा है, दैट इज़ समथिंग न्यू। रेकी एनर्जाइज्ड योगा इन द सेंस कि आयुष ही इज़ अ हीलर एंड आई एम इनटू योगा, सो ही आपने रेकी के बारे में सुना होगा ऑलरेडी। यूनिवर्सल एनर्जी को आप ट्रांसफ़र करते हो स्पेसिफिक जगह पे, आपके इमोशनली, मेंटली, फिजिकली जो भी प्रॉब्लम है। तो जब मैं आसन करवाऊंगी तो दैट एनर्जाइज्ड एनर्जी ही विल ट्रांसफर एट दैट टाइम, वहाँ पे रेकी एनर्जी का पूरा एटमॉस्फेयर होगा, एंड आई विल डू योगा, आई मीन विद ऑल द योगीज। बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जाइज, इसका नाम ही है रेकी एनर्जाइज्ड योगा। एंड देन फिर हमारा एक शंखनाद का एक सेशन है, जिसमें शंखनाद का प्रोसेस होगा, जिनसे शंख बजाना नहीं आता है या फिर आता है
तो अकॉर्डिंगली विल मुझे आना चाहिए बिकॉज आई वांट टू लर्न हाउ टू ब्लो शंख. आई डोंट हाँ नो. शंख तो बजाना आना चाहिए, नहीं तो बाद में वो बॉल वाला जो अंकल जी लोग राइट करते हैं ना ब्रीदिंग के लिए डॉक्टर्स देते हैं, वो करना पड़ता है. राइट राइट. तो सो शंखनाद के बाद जी आगे. शंखनाद है, देन हम वहाँ पे ऑब्वियसली गंगा जी हैं, तो आप गंगा स्नान कर सकते हो. फिर वहाँ पे सत्संग है, फिर ट्रांस म्यूजिक है शिव जी के ऊपर, जहाँ आप डांस करो, जस्ट मूव फ्रीली. राइट. कीर्तन है, एंड एक्सकर्शन में हमारे पास काफ़ी सारी जगह हैं ऋषिकेश में. तो ट्रू. यस. बहुत जगह है. 3-4 डिफरेंट प्लेसेस है, और कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी है. तो ऐसे हमारे 4-5 दिन, और सात्विक फूड है. एंड सबसे बड़ी बात क्या है, आश्रम का एटमॉस्फेयर है. ट्रू. क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, इसके लिए मैंने उस प्लेस को रिकमेंड किया कि यहाँ पे होना चाहिए. राइट. यहाँ पे धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों तरीके से आप अपने आप को तो वापस इट्स से ओपन टू restart ऑल कर राइट. सकते हो. मतलब एक It's कुछ open to all. मतलब कोई भी कम्युनिटी से कोई भी लोग आ सकते और हैं. वो उन सामने वाले के ऊपर डिपेंड Open, करता obviously है. वो हमारी तो- तरफ से तो open है. वेलकम टू. राइट. ओके. सो जब आप अभी तक आपको ऐसा सबसे अच्छा कुछ फीडबैक मिला हो इसी ऐसे रिट्रीट सेंटर्स में, ऑब्वियसली आपने ऐसे पहले भी रिट्रीट सेंटर्स किए हैं, तो उसमें सबसे अच्छा फीडबैक क्या था आपके लिए? नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज, आई एम टॉकिंग मोर अबाउट द इनर चेंजेस एंड ऑल दैट. तो जनरली क्या, हम लोगों ने अभी जो लास्ट टिक किया था दुबई में किया था, तो दुबई में फॉरेनर्स काफ़ी सारे थे. राइट. मुस्लिम्स भी थे, फॉरेनर अलग अलग कंट्रीज़ के भी थे. तो वो लोग जब साउंड हीलिंग चल रहा था तो दे स्टार्टेड क्राइंग. उनको आंसू आ रहा है, इंटरनली दे आर फीलिंग सम कनेक्शन. और उनका जो भी ब्लॉकेजेस होता है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, कभी कभी क्या हो रहा होता है कि जब हम खुश होते हैं ना, तो आप कुछ भी कर लो हम खुश ही रहते हैं. बट अगर आप अंदर से ब्लॉक्ड हो, तो अगर मैं आपसे थोड़ा सा भी अपनेपन से Sensitive, बात हाँ. करूंगी ना, तो आप रोने लग जाते Right. हो. तो वो माहौल ऐसा बन जाता है उस वक्त कि आपके वो ब्लॉकेज खत्म होने लग जाते हैं उस साउंड से, या उस हीलिंग से, या उस एटमॉस्फेयर से. तो वो अपने आप में एक स्टोरी ही है कि वो रोते हुए बता रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस से मेरी ये प्रॉब्लम मुझे लाइट लग रही है. प्रॉब्लम खत्म तो नहीं हुई नहीं है, होती. हाँ. मुझे लाइट लग रही है. नाउ आई कैन डील इट बेटर. या बेटर. या सो इससे दिस शोज लाइक यू नो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कंडीशनिंग करते हैं ना कि अरे हमारे धर्म में ऐसा नहीं होता, ये मोडालिटी हमारी नहीं है, ऐसा मत करो. सो आपने जैसे बताया कि आपने दुबई में किया फील किया है. है ना, आपने दुबई में किया और बहुत से अलग कम्युनिटीज से लोग आए, तो उनकी भी वो लोग भी जैसे आपने बोला बहुत से लोग रो रहे थे एक यू नो साउंड के दौरान. तो दिस शोज के एट सोल लेवल यू डोंट हैव एनी बाउंड्रीज राइट, boundaries यू डोंट नहीं हैव एनी कम्युनिटी. तो ये कम्युनिटी, ये कंडीशनिंग, ये हमने ही उनको फीड किया, बेसिकली सोसाइटी ने फीड किया कि यू मतलब आपको, आप हिंदू हो तो आपको इधर नहीं जाना, आप इस कम्युनिटी के हो तो आपको इधर नहीं जाना, को ये नहीं करना, वो नहीं करना. वो तो मतलब वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है. राइट. बाकी ये जो भगवान ने जो चीजें बनाई है उस पे तो किसी का कोई स्टैम्प है नहीं. नहीं है. वो राइट. सबके लिए बराबर है. ट्रू. मतलब ऑक्सीजन से लेके, पानी से लेके, माउंटेन से लेके, एवरीथिंग, सब कुछ फ्री है, सबके लिए है. करेक्ट करेक्ट. तो ऐसा मैंने, और जब हम मेडिटेशन करते हैं अलग अलग मंत्रों की, तो जब ओम का हम स्पेशली मेडिटेशन करते हैं ओम के ऊपर, तो देयर इज़ डिफरेंट वाइब्रेशन टू इट राइट. तो मैंने उसमें भी बहुत सारे यू नो एक्सपीरियंसेस देखे हैं, लोगों से सुने हैं. कि व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस ऑन इट? मुझे लगता है कि ओम सिर्फ एक ओम ऐसा मंत्र है, वर्ड है, जिससे आप अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस रख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी, मान लो कोई स्केल है या कोई तलवार है, आप उसको अगर बैलेंस करना चाहोगे तो कैसे बैलेंस कर सकते हो? एक उंगली से उसको बैलेंस कर सकते हो क्या? नहीं. कर सकते हैं. अगर आप उस तलवार का सेंटर अपने उंगली पे रखोगे, देन ओनली यू कैन बैलेंस दैट पर्टिकुलर थिंग ना. राइट. कॉर्नर से करोगे तो बैलेंस हो ही नहीं सकता है. सेम वे हमारी लाइफ का जो सेंटर है, दैट इज ओम. अगर आप सिर्फ ओम फॉलो कर रहे हो, सिर्फ ओम चैंट कर रहे हो, तो आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हो. तो मेडिटेशन में भी मैं अगर करवाती हूँ किसी को, तो मेरा 3 तरीके से होता है. पहले आप ओम चैंट करते रहो आंखें बंद करके,
इतना चैंट करो कि आपको आपका ओम सुनाई पड़ता रहे जोर जोर से, आपको खुद की वाइब्रेशन सुनाई पड़ने लग जाए। जी। एंड देन आप आंखें बंद हैं, आपकी आंखें बंद करके आप मन में फिर ओम चैंट करते रहो। पहले आपने जोर से किया, फिर आप अंदर ही अंदर ओम चैंट कर रहे हो, एंड देन फिर साइलेंट बैठ जाओ, चुप हो जाओ। तो जो आपने बोला है वो आपको सुनाई पड़ेगा, राइट? वो वाइब्रेशन आपने क्रिएट कर दी ना, नाउ यू जस्ट लिसन। तो अब 10 मिनट 2-5 मिनट आपने बोल बोल के किया, फिर मन में बोला, एंड थर्ड में आप उसको सुन रहे हो, तो आप पूरा ओम वाले जोन में चले जाएंगे। यू विल फील दैट पावर। राइट। सो आगे आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है अनंत ऊर्जा सफ़र, इसमें आगे क्या हमें और देखने को मिलेगा? आगे क्या आपकी प्लानिंग है? आपके क्या एक्टिविटीज़ प्लान्ड है आपकी? आगे हमारी यही प्लानिंग है कि हम ना नॉट ओनली इंडिया लेवल पे, हम लोग स्कूल्स में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, हम उन्हें मेडिटेशंस करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश का जो यूथ है वो वही बनने वाले हैं। अभी आजकल के यूथ का तो अभी आप देख ही रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, बट जो छोटे बच्चे हैं उनका फ्यूचर क्या होना चाहिए? वो मेडिटेशन अगर अभी से करेंगे, अभी से अगर वो कंसंट्रेशन पे, फोकस पे, इन चीज़ों पे काम करेंगे ना, तो उन्हें हो सकता है बचपन में क्लियर हो जाए कि रील नहीं बनाना है, हमें कुछ और भी करना है, रियल करना है। तो मैं चाहूँगी कि हम लोग हर अलग अलग, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट, हम लोगों ने बहुत सारी जगह पे बात भी की हुई है और वहाँ पे स्टार्ट भी किया, देहरादून में करा है, उत्तराखंड में काफ़ी सारी जगह पे करवाया है। ग्रेट। बट ये कंपलसरी होना चाहिए, ये हमारा विजन है। ग्रेट ग्रेट। कि 3-4 साल के जो बच्चे होते हैं मेडिटेशन सिखा नहीं सकते हैं, बट एक आदत डलवा सकते हैं कि आप एटलीस्ट बैठो आंखें बंद करके, एंड देन धीरे धीरे आप खुद सीख जाओगे। और ऑब्वियसली वही एज होती है कोई भी चीज़ सिखाने के लिए, राइट? एट द यंग एज वो इजीली सीख सकते हैं उस चीज़ को। हाँ, मतलब ऐसे नहीं होता ना कि मम्मा फ़ोन चला रही हैं और अपने बेटे को बोल रही हैं पढ़ाई करो या योगा करो। आप खुद उसके सामने करोगे वो चीज़, तो वो आपको फॉलो करेगा। करेक्ट करेक्ट। तो वो जो 3-4 साल का बच्चा है या 2-3 साल का जो भी है, जिसको थोड़ा बहुत आप करवा सकते हो, बैठा सकते हो, तो वहाँ से हमको मेडिटेशन तो एटलीस्ट राइट होना चाहिए। ट्रू। तो अभी मेन फोकस यही है। जैसे मुझे पता है कि आप एमपी से हो, राइट? तो आप हाउ यू एंड अप इन तेलुगु इंडस्ट्री? तो मैं एमपी से तो पहले मुंबई आई। हाँ। मुंबई आने के बाद आई स्टार्टेड एक्टिंग, टीवी शोज एंड ऑल, एंड देन बीच में क्या होता है, एज एन एक्टर क्या होता है कि आपको रोज काम चाहिए होता है। करेक्ट। और अगर आपके पास रोज काम नहीं है तो आपकी अपनी आप अपसेट हो जाते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो, और दूसरों को काम करता हुआ भी कई बार देखते हैं ना, तो हमें लगता है यार वो कर रहा, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आदत ऐसी है कि मुझे कुछ भी क्रिएटिव काम करना है। तो मैंने अपनी एनर्जी को अपसेट होने से बचाया, और आई थॉट कि अभी मेरी राइटिंग अच्छी है तो आई शुड ट्राई फॉर दैट ऑल्सो। ओके। तो बट ये भी मुझे कोइंसिडेंट से ही पता चला, जब मैं हैदराबाद मैंने मूव किया, तो वहाँ पे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट सुनाए, ऐसे ही डिस्कशन में मैं बैठ गई, और डिस्कशन में पता चला उनको ऐसा लगा कि नहीं ये तो अच्छा कर रही है, तो उन्होंने मुझे अपने टीम में ले लिया, ये किया कि हम साथ में ही लिख सकते हैं। मैंने कहा सर बट आई एम नॉट प्रोफेशनल। तो उन्होंने कहा ठीक है तो बन जाओगी प्रोफेशनल, एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग विद देम। और फिर उनके साथ इतना सीखा कि अभी मुझे लग रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि मेरी एक एनर्जी राइट वे में चैनलाइज हो गई। करेक्ट। तो वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ नहीं सीखी वो मैंने वहाँ पे सीख ली, और वो मुझे बहुत काम आ रही है। मतलब मेरे थॉट्स एकदम अलाइन हो गए। करेक्ट। तो क्या डिफरेंस है दोनों जगहों पे? जब आप यहाँ पे भी थे मुंबई में, आप हैदराबाद गए, तो बेसिकली वे ऑफ वर्किंग में क्या डिफरेंस है? वे ऑफ वर्किंग बहुत है, वहाँ पे बहुत ट्रेडिशनली काम होता है। यहाँ पे क्या होता है कि टाइमिंग का कुछ मैनेजमेंट नहीं है। वहाँ पे टाइम का मैनेजमेंट है। और जैसे कि अगर आप न्यूमरोलॉजी पे भरोसा करते हैं या कुछ, मेरा नंबर 9 है। मुझे पंक्चुअलिटी बहुत पसंद है। अगर किसी ने बोला कि आपको 3 बजे आना है, तो तुम खुद 3:30 क्यों आए?
करेक्ट मेरा सवाल फिर वहाँ पे खड़ा हो जाता है, फिर तुमने मुझे 3 क्यों बोला? मेरा फिर प्रॉब्लम हो जाता है। करेक्ट जैसे मुंबई में जब मैं नई आई थी तो मेरा 6 बजे का कॉल टाइम था, 7 बजे सेट पे पहुंचना था, 6 o'clock का कॉल टाइम था, तो मुझे पता ही नहीं था क्या है कॉल टाइम क्या है। तो मैं 5:45 पहुंच गई वहाँ पे, अर्ली इन द मॉर्निंग मड पहुंच गई, और वहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं थी। मैं आसपास पूछ रही हूँ कि यहाँ पे शूट चलने वाला है क्या, तो बोले हमें भी नहीं पता है। फिर 6 सवा 6 बजे गाड़ियाँ आना स्टार्ट हुई। अरे मैडम आप बड़ी जल्दी आ गए, आराम से आना था 7 बजे तक। तो मैंने कहा नहीं, बट मेरी आदत है, मैं जल्दी पहुंच जाती हूँ। राइट, तो मुझे वो चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी लगती है कि वहाँ पे टाइम, पंक्चुअल हैं वो लोग। यहाँ पे भी होंगे पंक्चुअल, मैं हाँ ऐसा नहीं बोल हाँ रही हाँ, हूँ, आई अंडरस्टैंड। बट मतलब वहाँ वहाँ पे पे दे आर मेरे को मोर, बहुत स्पेसिफिक हाँ, स्पेसिफिक मिला। अबाउट इट। हाँ, मेरा नेचर है कि मुझे ना शाम के बाद मुझे कुछ काम से रिलेटेड नहीं करना है, मुझे फिर मेरा वक्त चाहिए, करेक्ट। अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड सोने से 2-3 घंटे पहले मुझे मेरे चाहिए, वो मुझे वहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे पूरा दिन दिमाग स्टक रहता है, आई डोंट नो व्हाई। मुंबई में मुंबई सबके लिए ड्रीम सिटी है ऑब्वियसली, बट मेरा जो ज़्यादा कनेक्शन बन रहा है वो साउथ के साथ हो रहा है, क्योंकि शायद मेरा थॉट प्रोसेस वैसा है। वैसा है, ट्रेडिशनल। हाँ। राइट राइट। सो क्या वहाँ लिखा पे है? अननेसेसरी मीटिंग्स नहीं होती हैं, सिर्फ कट टू कट, काम से काम काम। से काम होता है। दैट इज बेटर फॉर देम ऑल्सो, और राइट राइट। सामने वाले के लिए भी अच्छा है। तो आपने क्या मतलब लिखा है कि कौन से जॉनर लिखा है? बेसिकली मैं ये पूछ रहा हूँ, जो भी आपने स्टोरी या स्क्रीन प्ले लिखा है कौन से जॉनर का है? मतलब क्या है वो, कॉमेडी है, एक्शन है? वो सस्पेंस थ्रिलर है। ओके, तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते अभी मैं क्योंकि इसके बारे में कुछ भी बात नहीं कर सकती हूँ। बट आपको सस्पेंस मैंने पसंद अभी है? जो मैंने लिखा है ना सस्पेंस थ्रिलर है, जो मैंने बताया कि मेडिटेशन के थ्रू मुझे बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ पता चली। इसके अलावा हम लोग अभी कॉमेडी पे भी काम कर रहे हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों पे Concepts, हम लोग हाँ, काम कर रहे हैं। obviously, बहुत हाँ। सारा कंटेंट है काम करने के लिए, तो हर तरीके से काम कर रहे हैं, बट जो अभी सबसे पहला जो है, जो प्रायोरिटी वाइज है, वो ये सस्पेंस थ्रिलर है। ओके ओके। और मेरे लिए एकदम नया है, मेरे लिए सारी चीज़ें नई हैं, बट भगवान ने मुझे वहाँ भेजा, एक पर्पस से भेजा, और वो सही हो रहा है। सही हो रहा है, हाँ। या तो आप जैसे आपने बताया कि आपको मेडिटेशन के दौरान जो भी थॉट्स आए, जो भी एक स्टोरी बनी या जो भी बना, तो आपने जब ये शेयर किया, जो भी आपकी टीम में होंगे, साथ में जो लोग लिख रहे होंगे, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू कन्विंस देम कि नहीं ये सही है? या क्योंकि ना सस्पेंस थ्रिलर में क्या होता है, लिंक्स फिट बैठने चाहिए, Right. लॉजिक्स, इलॉजिकल है सब कुछ, बट लॉजिक तो है ना कुछ ना कुछ। Right. तो वो लॉजिक क्लियर होने चाहिए। और साउथ में क्या होता है कि जनरली ना आप थोड़ा सा उसमें ट्रेडिशनल चीज़ें डालते हो, माइथोलॉजी डालते हो आप उसमें, प्रेजेंट, जैसे आपने कल की देखा, उसमें सब कुछ है। राइट। तो ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं वहाँ पे भी, और वहाँ के लोगों ने बनाई है तो यहाँ के लोगों को भी पसंद आती हैं। यस। तो दैट वे जो हमारा कंटेंट है उसमें सब कुछ है। तो वो चीज़ें जो मुझे नहीं मालूम थी, काफ़ी सारा रिसर्च भी किया उस पे, एंड देन माइथोलॉजी डाला, प्रेजेंट में जो चल रहा है वो सब डाला, सब नॉन फिक्शन फिक्शन मिक्स करके। तो हाँ, मतलब आपने डाला, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज जो आपको थॉट्स है, जैसे आपने बोला कि मेडिटेशन हाँ, वो के कन्विंस्ड होंगे ना, क्योंकि लिंक है, लॉजिक है। तो उन्हें तो नहीं पता था ना कि मुझे कैसे थॉट्स आए, बट मैंने बाद में उनको बोला कि बताया। सर ये सब कुछ मेरे मेडिटेशन का कमाल है। राइट राइट राइट। सो ऐसी कौन सी मतलब सस्पेंस की फिल्म में जो आपको, एक होता है ना कि एक इंस्पिरेशन लेते हैं हम, के देखते हैं कि अरे सीखते हैं उससे कि हाँ ये अच्छी, बहुत अच्छी फिल्म है एंड हम कुछ इसे सीख सकते हैं, कि ऐसी कोई फिल्म आपके दिमाग में आ रही हो जो आप राइटिंग के दौरान शायद रेफर किया हो आपने? ऑब्वियसली हम इसको कॉपी नहीं बोलेंगे, बट एक रेफरेंस होता है ना कि हाँ, मैंने हाँ। बहुत सारी साउथ की काफ़ी फिल्म्स देखी हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि एक्टर की जो एंट्री है ना वो ज़बरदस्त होनी चाहिए, कनेक्ट। एंड जो विलेन होता है वो बहुत पावरफुल होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें, इन दोनों के रेफरेंस के लिए मैंने बहुत सारी फिल्म्स जो मुझे सजेस्ट की गई थी, मैंने वो देखा, तो मुझे समझ में आया, क्योंकि हम पहले तो एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म्स देखते ही थे, करेक्ट। बट अभी मुझे कुछ सीखना है, तो मुझे एक एक्टर की एंट्री कितनी है, हीरो कितना स्ट्रांगली एंटर कर रहा है और विलेन कितना स्ट्रांग है, वो दोनों ग्राफ को मेंटेन करने के लिए काफ़ी सारी फिल्म्स देखी। आई थिंक सारी इंडस्ट्रीज में तेलुगु इंडस्ट्री ऐसी है जो अपने ओरिजिनल कंटेंट, ओरिजिनल एज इन हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर के ऊपर कंटेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्तिकेय हो गई, कार्तिकेय 2 जो आई,
या फिर अखंडा करके एक मूवी आई थी, और अभी आप हनुमान देख लो, हनुमान भी उनका ही क्रिएशन है तेलुगु इंडस्ट्री का, और ऑब्वियसली कल्कि जो है। तो आई थिंक कि वो इसमें इस जो बाकी लोग एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं उनको वो ज़्यादा एक्सप्लोर कर ये रहे हैं। बहुत पसंद करते हैं वहाँ के लोगों को। अगर आप थोड़ा सा भी बोलो कि इसमें माइथोलॉजी टच है तो दे विल फील कि हाँ ये उनको चाहिए, मज़ा आता है। अच्छा लगता है। और मुझे बनाने में भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम मुझे खुद को भी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। राइट, तो रिसर्च करते वक्त और फिर उनको सुनाते वक्त मुझे लगा नहीं यार ये बहुत अच्छा है। अच्छा है, हाँ हाँ, तो मैं राइट वेट कर रही हूँ कि वो जल्दी आए। तो जो आपके लिखे हुए हैं जो भी पीसेस हैं, जो भी स्क्रीन प्ले वगैरह लिखे, तो वो कौन से स्टेज पे हैं? लाइक वो शूटिंग के लिए पहुंचे हैं उस स्टेज पे कि स्टिल इन नहीं द प्री अभी स्टेज? सॉरी, स्टिल अगर वो प्री स्टेज में है या फिर प्रोडक्शन स्टेज में है, कौन से स्टेज पे हैं? नहीं वो प्री स्टेज पे प्री है। स्टेज पे हैं, ओके ओके। सो विद इन 1 or 2 years वो आ सकते हैं ना? हाँ मतलब कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी आए, जल्दी क्योंकि आए। ऐसी फिल्म्स बनाने में भी वक्त टाइम लगता है। लगता है, एग्जैक्टली। नहीं, और आपका जब आपने एक्टिंग से राइटिंग में स्विच किया बेसिकली, तो हम जब लिखते हैं, जब कोई भी स्टोरी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो हमें सारे कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है। अगर मैं किसी एक कैरेक्टर का सीन लिख रहा हूँ तो मुझे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सोच के लिखनी पड़ेंगी, राइट, डायलॉग्स एंड ऑल दैट। लेकिन जब आप एक्टिंग करते हो तो आप फिर एक कैरेक्टर को पकड़ते हो और उसी कैरेक्टर को आपको प्ले करना होता है, जीना होता है बेसिकली जो बोलते हैं। तो हाउ डिफिकल्ट वाज इट फ्रॉम एक पे फोकस करने से आप पूरे एक वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हो ये बेसिकली? पता बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं एक एक्टर भी हूँ। हाँ। आप किसी भी एक्टर के अंदर से एक्टर तो निकाल ही नहीं सकते हो। मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है। Right. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं एक्टर से राइटर में स्विच हो गई हूँ। हाँ। जस्ट फॉर अ टाइम बिंग मैं अपनी एनर्जी वहाँ पे यूटिलाइज कर Utilize रही कर हूँ। रहे तो क्या होता है ना कि एक एक्टर जो होता है उसको अगर मैंने बोल दिया कि अच्छा ठीक है अर्विका तुझे ये वाला रोल करना है, तो वो मेरा अपना रोल हो जाता है। बट एक राइटर के लिए सारे के सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे Correct. क्लोज होते हैं। पूरा वर्ल्ड ही। तो हाँ। अभी क्या हुआ था कि मान लो मैंने कुछ लिखा, मेरे कुछ कैरेक्टर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है, यार ये लड़की ये तो होनी ही चाहिए, ये भी होनी चाहिए। अभी डिस्कशन में ऐसा हुआ कि नहीं यार ये वाला ना रोल हटाना पड़ेगा। मैंने कहा सर नहीं ये तो इतनी अच्छी है, इसका इतना अच्छा कैरेक्टर है, ये है वो है। मैं क्लोज हो गई थी उससे। हाँ, ऑब्वियसली। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा रोल काट रहे हैं। मतलब एज एन राइटर True, मैं true. उसको प्ले नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल वो मेरा अपना हाँ, वो अपना पार्ट बन जाता है बेसिकली। हाँ मतलब कैसे कहेंगे कि वो हमारा एक फैमिली मेंबर है ना। करेक्ट, करेक्ट। किसी भी फैमिली मेंबर को कुछ भी होगा तो हमें पेन होगा, वो वैसा सिचुएशन है। ऑब्वियसली यू गेट इमोशनली अटैच्ड और विद दैट फिर मैंने बहुत सारे लॉजिक्स एंड ये सब दिए। मैंने कहा सर ये इम्पोर्टेंट है। राइट। तो एक चीज़ है जो मैं बताऊंगा, जो मैंने एज अ राइटर फेस करी, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस करी, रादर फेस नहीं बोलूँगा। फिल्म लिखी, शूट भी करा, सेट पे गए, तो एज अ राइटर मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जो कि नहीं होता इंडस्ट्री में, कि राइटर लिखते हैं और स्क्रिप्ट दे देते हैं एंड देन देयर वर्क इज़ ओवर और फिर वो शूट पे चली जाती है। तो आई बिलीव कि राइटर को ना सेट पे भी होना चाहिए। हाँ तो होते हैं, बहुत कम होते हैं। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री में तो बहुत कम राइटर्स को सेट पे लिया जाता है, लेके जाया जाता है। तो उनका फीडबैक भी या उनका जो भी एक ओपिनियन है किसी सीन के बारे में या जो भी चीज़ के बारे में, वो बहुत ज़रूरी है और उनको वहाँ पे होना ज़रूरी है। साउथ में मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ उनके लिए राइटर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ग्रेट। क्योंकि अगर आपने महाभारत पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, या जो भी आप धर्म शास्त्र की जो भी बुक्स पढ़ रहे हो, वो राइटर किसी ने लिखी है ना उसको। करेक्ट। तो आप तुलसीदास जी को तो नहीं हटा सकते हो और सिर्फ रामायण पढ़ सकते हो, है ना। तो तुलसीदास जी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। सेम वे राइटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने स्क्रिप्ट दी है वहाँ पे तो आपके बिना कुछ पत्ता भी नहीं हिल सकता है वहाँ पे। बट ऐसा बॉलीवुड में नहीं होता है। बट होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो होना नहीं चाहिए। होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस क्योंकि में हम नहीं होता है। इतने बड़े हमारे राइटर हैं विजेंद्र प्रसाद जी, वो राइटर है ना, Right. बट कितने रिस्पेक्टेड है वो। आई मीन हम उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग। हाँ, इज वर्क, या करेक्ट। तो आई मीन इस इंडस्ट्री में भी अगर नहीं मिलता है राइटर्स को इंसाफ आपने एक तो मिलना चाहिए। एक अभी एक सीरीज आई है, वेब सीरीज इंडस्ट्री, देखिए आपने? नहीं। आई थिंक इट्स ऑन प्राइम, आई गेस प्राइम पे है, और राइटर्स के ऊपर है, स्क्रीन राइटर्स के ऊपर ओके। कि उनका क्या स्ट्रगल होता है, खास करके मुंबई सर्किट की बात हो रही है।
तो उसमें एकदम रियलिटी दिखाई है. आई लाइक व्हाट आई लाइक अबाउट दिस रियलिस्टिक शोज कि बहुत रियल दिखाते हैं, कि जो एक्चुअल में वही दिखाते हैं. तो दे देमसेल्व्स नो कि हाउ दे ट्रीट राइटर्स, तो वो दिखाया है उन्होंने. तो दैट्स व्हाई दिस माय कंसर्न वाज कि एज ए राइटर जब भी इस मतलब आई वाज स्पीकिंग टू यू कि जैसे आपने लिखे हैं प्रोजेक्ट्स जो भी जिस भी स्टेज पे ऑब्वियसली वो प्रोडक्शन स्टेज में जाएंगे, तो जैसे आपने बताया कि बहुत अच्छी बात है उस इंडस्ट्री की कि वो लोग राइटर्स को भी उतना क्रेडिट देते हैं. तो आई वुड से कि आप भी सेट्स पे जाओ और देखो कि आपका वर्ल्ड जो आपने इमेजिन किया है वो कैसे कैमरे के सामने आ रहा है. जब वो पहली बार स्क्रीन पे आता है, जब पहला सीन जब शूट होता है, तो व्हाट यू हैव रिटन एंड इट्स एक्चुअली गेटिंग मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ फिल्म. सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू एक्सपीरियंस. तो वो मैं आपको बोल रहा था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट. इम्पोर्टेंट या क्योंकि आपने विजुलाइज की है उन चीज़ों को, तब जाके आपने लिखा है. और अगर आपसे ही ओपिनियन नहीं लिया जाएगा कि ये जो है वो कैसा है, तो फिर गड़बड़ है. राइट अपने राइट्स के लिए राइटर्स को लड़ना चाहिए. होना चाहिए. करेक्ट. तो राइटिंग में आपको क्या लगता है, मतलब आप अगर इस तरफ आए, राइटिंग की तरफ मूव हुए, ऑब्वियसली आप एक्टिंग भी कर रहे हो, मतलब राइटिंग की तरफ एक आपका रुझान बढ़ा कि आप चलो इस तरफ भी ये भी ट्राई करती हूँ मैं. तो कब आपको पहली बार ऐसा लगा कि नहीं यार मैं लिख सकती हूँ? मुझे ऑब्वियसली हम जब खुद लिखते हैं तो हमें खुद एक अश्योरेंस चाहिए होता है ना, रीअश्योरेंस चाहिए होता है कि कोई और मेरी राइटिंग को वैलिडेट कर दे. पता नहीं बड़े इनसिक्योर होते हैं राइटर्स, राइट, स्टार्टिंग में टू बिगिन विथ. तो कब ऐसा पॉइंट था कि आपको लगा नहीं यार मेरी राइटिंग अच्छी है एंड आई कैन डू गुड? सो एक्चुअली मेरे पापा जो हैं वो एक जर्नलिस्ट हैं, वो पॉलिटिक्स के लिए काफ़ी कुछ लिखते हैं. तो उनकी एक्चुअली मध्य प्रदेश से हैं, तो उनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली है ना. तो मेरे घर में हमेशा इन सब से रिलेटेड बातें होती रहती हैं. तो और जो मेरा जो छोटा भाई है वो ही इज़ ऑल्सो अ राइटर, प्रोफेशनल राइटर. तो वो भी लिखता रहता है, तो डिस्कशन एंड ऑल सब कुछ होता रहता है. तो पहले मैं इंडस्ट्री में आई एज एन एक्टर, उसके बाद वो एज राइटर आया. तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें जो भी लिखता था मुझसे डिस्कस भी करता था. बट मैं उस तक पहुंच नहीं पाती थी, बट स्टिल हम लोग डिस्कस करते थे. तो अगर मैं सो रही हूँ, दीदी मैंने ये लिखा है सुनो, तो फिर मैं सुनती थी. मैंने कुछ लिखा है, मैं पोएट्रीज बचपन से कुछ ना कुछ लिख रही हूँ, तो मैं उसको सुनाती थी, देख कैसा है. तो ऐसे डिस्कस करते 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 तो वो मुझे बोलता था कि तुम भी ट्राई करो, तुम भी ट्राई करो. मैंने कहा अरे कहाँ यार, एक्टिंग ही हो जाए काफ़ी है. बट उसने मुझे बहुत ये पुश किया. तो मैंने लिरिक्स लिखे. वाह. तो मेरे 2 लिरिक्स हैं भी अभी यूट्यूब पे, आई मीन गाने हैं, सॉन्ग्स हैं. तो वो लिखने के बाद मुझे काफ़ी अप्रिशिएशन मिला कि यार काफ़ी डीप, तुमने काफ़ी अच्छा लिखा है. उसके बाद फिर मैंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी जो ऑलरेडी शूट की हुई है, उसको मैंने डायरेक्ट किया, उसमें एक्ट किया, और वो लॉकडाउन के बाद किया था, जस्ट टू सी कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं. राइट. वो भी मुझे अप्रिशिएट किया लोगों ने. तो फिर मुझे लगा कि ठीक है यार, अगर कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, ट्राई करो. तो फिर ट्राई किया मैंने. तो आप जो स्पिरिचुअल चीज़ें कर रहे हो, आप जो मेडिटेशन कर रहे हो, योगा कर रहे हो, या जो भी ऐसी चीज़ें कर रहे हो, क्या इन सब चीज़ों में हेल्प मिली आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में? 100% मिलती है. मैं छोटा सा एग्जाम्पल बोलूँगी. अगर मैं एक्टर हूँ और हम योगा भी करते हैं, तो एक्टर में आप अगर किसी कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो, तो आप उस कैरेक्टर को अपने अंदर होल्ड कर रहे हो, उस कैरेक्टर को आप उस वक्त जी रहे हो. अगर आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना आता ही नहीं है, तो आप एक्टर बन ही नहीं सकते हो. तो योगा से आप क्या सीख रहे हो? प्रेजेंट मोमेंट में रहना. अगर आप योग कर रहे हो तो प्रेजेंट मोमेंट को आप फेस कर रहे हो. एज एन एक्टर भी आप प्रेजेंट मोमेंट में ही रह रहे हो. तो सबसे बड़ी सिमिलैरिटी यही है. आप स्पिरिचुअल कब हो जाते हो? जब आप प्रेजेंट में जी रहे होते हो, ना फ्यूचर की पड़ी है ना पास्ट की. करेक्ट. अभी आजकल मेरी कंडीशन ऐसी हो गई है ना कि पहले मैं बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचती थी कि यार क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा. अभी मुझे लगता है कि यार प्रेजेंट चिंता करनी भी है तो प्रेजेंट की ही करो ना. करेक्ट. पास्ट फ्यूचर तो देखा ही नहीं है किसने. तो अभी मैं बहुत ज़्यादा ट्रैक पे आ गई हूँ प्रेजेंट को लेके. हाँ. तो फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा. तो इज द रीज़न कि बहुत सारे एक्टर्स हम लोग देखते हैं, एक्टर्स देखते हैं कि वो लोग योगा करते हैं, यही रीजन होगा बेसिकली. एक्टर्स बहुत सारे जो अपने क्रिएटिव पीपल होते हैं ना, बहुत ज़्यादा नेचर से नेचर लवर होते हैं. राइट. आप हर एक्टर या हर क्रिएटिव पर्सन का सेकंड जो ड्रीम होता है, क्या होता है? किसानी करना, खेती करना, जाके एक लैंड लेके वहाँ पे जानवरों को पालना. मतलब ऐसे ही कुछ थॉट्स होते हैं. कनेक्ट विद नेचर. नेचर से कनेक्ट होना चाहते हैं वो लोग, या तो बैक टू रूट्स. करेक्ट.
तो हर चीज़ कनेक्टेड ही है. राइट. स्पिरिचुअलिटी ही है ये कि अगर आप नेचर के तरफ जाने की कोशिश भी कर रहे हो तो यू आर समवेयर, यू आर स्पिरिचुअल पर्सन. तो आपने एक चीज़ बताई कि आप जो स्टूडेंट्स हैं या जो स्कूल्स हैं वहाँ पे आप जा रहे हो, और आप जो मेडिटेशन की हैबिट है वो आप एकदम चाइल्डहुड से ही चाहते हो कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहता है कि उनका मिशन है कि चाइल्डहुड से ही उनके अंदर आ जाए, राइट. तो इससे रिलेटेड आपने बहुत सारे स्कूल से भी बात करी, आगे चल के बहुत सारी और भी इंस्टीट्यूशन से आए आई एम श्योर आप बात करने वाले हो. तो आई बिलीव कि दिस इज़ द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज इस जैसे बोलते हैं कि 5 या 6 साल तक ही एक एक ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का, या जो उसके थॉट प्रोसेस कंडीशनिंग जिसको बोलते हैं वो होती हैं. तो अगर उसी एज में अगर वो चीज़ हो जाए उनके साथ, विच इज़ आई बिलीव कि नहीं हो रहा है आजकल स्कूल्स वगैरह में भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए. आई होप कि स्टार्ट हुआ है अभी कुछ स्कूल्स में योगा वगैरह ये सब करना स्टार्ट हुआ है, बट जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे नहीं है. हाँ एग्जैक्टली, वो एक सिर्फ क्लास है. करेक्ट. तो वो चीज़ें ऐसे बहुत सारे और भी चीज़ें हैं लाइफ की जो स्कूल में नहीं सिखाई मतलब जाती. क्या होता है कि जैसे हम लोगों को घरों में बोला जाता है ना, पानी बैठ के पियो, सबकी मम्मियाँ बोलती हैं राइट. इसको ऐसे करो उसको वैसे करो. तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीखी हैं उन चीज़ों को अपने बुजुर्गों से, करेक्ट. बट हमने कभी नहीं सीखी हैं स्कूल्स में ये चीज़ें. तो जो बेसिक चीज़ें हैं ना, आयुर्वेद हो गया, क्योंकि आजकल सब लोग फॉलो कर रहे हैं, चाहे रिच हो पुअर हो मिडिल क्लास हो, वो फॉलो करना चाह रहा है करेक्ट. कि यार मुझे करेक्ट टाइमिंग पता चल जाए, खाना कब खाना है, कब सोना है. उसका कोई, जैसे स्कूल में क्या होता था, हम टाइम टेबल बनाते थे बट फॉलो नहीं करते थे, चिपका देते थे बस. बट वैसे ही यहाँ पे भी है, हम जानना चाह रहे हैं बट हमारे पास कोई राइट सोर्स ही नहीं है बताने के लिए. करेक्ट. करेक्ट. मैं जानना चाहती हूँ यार 4 बजे ही उठना है, मतलब 10 बजे सो जाऊँ 4 बजे उठूँ, यही करेक्ट है? इतने बजे डिनर करूँ ये करेक्ट है? ये 16 घंटे का फास्टिंग करूँ ये करेक्ट है? क्या करेक्ट है मुझे मालूम नहीं है. तो ये सारी चीज़ें ना, अगर आप बचपन से हैबिचुअल, मतलब आपके कोर्स में है या जैसा भी है, obviously. ये सारी चीज़ें आपको अगर बचपन Routine से में आ पता चलती जाएंगी, रहेंगी तो हाँ. आप उसको जी पाओगे ना. ट्रू. ट्रू. आप इस एज में आके कौन बोलेगा कि आप ऐसा करो वैसा करो? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज इन दिस. वेरी डिफिकल्ट. तो ये बेसिक चीज़ है. जैसे अभी मैंने सुना है कि गीता का एक कोई कोर्स आ रहा है ना, आप उस पे भी ग्रेजुएशन ले सकते हो. आई थिंक इट्स गुड कि आप ग्रेजुएशन ले सकते हो, बट आप बचपन से ही सिखाओ ना उन चीज़ों को. करेक्ट. करेक्ट. इस एज में आने के बाद आप क्या सीख लोगे गीता? करेक्ट. विच इज़ द रीज़न आई थिंक कि आप जो आपका ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट विथ योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड यू पर्सनली एज अ राइटर, एज अ एक्टर ऑल्सो, कि आप बहुत अच्छे हाइट्स पे जाएं और हम बड़ी बड़ी फिल्म्स में आपका क्रेडिट देखें, नाम का क्रेडिट रिटन बाय अविका गुप्ता. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए. और आप भी एक राइटर हैं और आप एक बैंकर भी हैं, तो अगर आपका अगर आपको राइटिंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ कैरी ऑन दैट ड्रीम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल एंड टू यू ऑल्सो.